जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम बातचीत करने वाले हैं पबजी के बारे में। चीन की उस साजिश के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं जिस साजिश के बारे में बहुत कम बताया जाता है। देखिए, भारत और चाइना का एक युद्ध हुआ था 1962 में। उस 1962 के युद्ध में चाइना को अपनी सेना उतारनी पड़ी थी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते, तवांग के रास्ते, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर, इधर सियाचिन के बॉर्डर के ऊपर, जहां हमारी सीमा चीन से मिलती है, वहां पर भयंकर युद्ध हुआ था। इतना भयंकर युद्ध हुआ था और उस भयंकर युद्ध के बाद लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल चाइना के कब्जे में चला गया था। लाखों की संख्या में गोलियां चली थी, सैनिक मरे थे दोनों साइड के। दोनों साइड की सेना के साथ साथ नेवी तैयार हो गई थी, एयरफोर्स तैयार हो गई थी। इन सब के बावजूद फिर चीन ने स्विट्जरलैंड के बराबर हमारे देश के एक हिस्से के ऊपर कब्जा किया। आज चाइना क्या कर रहा है? पूरी दुनिया में यदि देखा जाए तो पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया का सबसे जवान देश है। आज हमारे पास अगर हम बात करें कि 25 से लेकर 40 साल की आयु के लोगों की बात करें, जिसको हम युवा कहते हैं, 25 से और पहले चले जाइए आप, 16 से लेकर 40 वर्ष की आयु, जब खून जवान होता है, जब बीमारियां नहीं होती, जब मस्तिष्क सृजनात्मक होता है, क्रिएटिविटी होती है और कुछ भी करने का हौसला और जज्बा रहता है, तो ये यौवन काल है। इसमें जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने जो बड़ी उपलब्धि हासिल की इसी यौवन में हासिल की है। तो भारत के अंदर अभी लगभग 60 से 65 करोड़ लोग ऐसे हैं, 135 करोड़ की आबादी में, जो युवा हैं। और किसी भी देश की ताकत उसके युवा होते हैं। आज जापान ताकतवर नहीं है क्योंकि जापान के बूढ़े जापान की इकोनॉमी के ऊपर बोझ बन गए हैं। वो बूढ़े, उनके देखरेख करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उनका ख्याल रखना पड़ता है। वो प्रोडक्टिव नहीं है, बल्कि एक प्रोडक्टिव व्यक्ति को उनकी केयर करने के लिए रहना पड़ता है। चाइना बूढ़ा हो रहा है। पूरी दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा देश है जो 60 से 65 करोड़ मस्तिष्क जिसके जवान है, जिसका दिल जवान है, जिसके शरीर जवान है, जिसकी 130 करोड़ हाथ हैं जो काम कर सकते हैं, जो वर्किंग कर सकते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं। तो चाइना ने एक षड्यंत्र करके भारत के मस्तिष्क को गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया है। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूंगा। 1832 में मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। 1832 का वो समय था जब अंग्रेजों का भारत के ऊपर शासन था। अंग्रेज चाय पीने के बहुत शौकीन थे। तो चाय पीने के शौकीन थे, उन्होंने भारत के अंदर भी चाय की खेती, चाय के बागान लगाने को बढ़ावा दिया, मजदूरी करवाई। चाय उनको बहुत प्रिय थी, वहां का मौसम भी ठंडा होता है, तो वो चीन से चाय मंगवाते थे। जब वो चीन से चाय मंगवाते थे तो बदले में जब वो चीन को कुछ और आइटम देना चाहते कि दस्तकारी के आइटम ले लीजिए, कपड़े ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, तो चीन कहता कि ये सारी क्वालिटी अंग्रेजों की मेरे से घटिया है, मुझे और कोई सामान नहीं चाहिए। मुझे तो अगर आपको मेरी चाय चाहिए तो उस चाय के लिए बदले में आपको केवल मुझे चांदी देनी पड़ेगी, चांदी के बदले में ही मैं चाय खरीदूंगा। अब अंग्रेजों को बड़ी दिक्कत हुई, उन्होंने कुछ सालों तक तो पेमेंट की, टनों में चांदियां भर भर के जहाजों में चाइना के पास आती रही। अंग्रेजों की चांदी के खजाने खाली होते रहे। और जब अंग्रेजों ने देखा कि चाइना से चाय तो हमें लेनी पड़ेगी जब तक हम वैकल्पिक रूप से दूसरे हमारे डोमिनियन स्टेट्स के अंदर चाय का उत्पादन नहीं बढ़ा देते, तो उन्होंने एक दांव खेला। वो अपने कुछ व्यापारियों को भेजा और उनसे भारत के अंदर उस समय अफीम की खेती उन्होंने शुरू करवा दी थी। अफीम की खेती कोलकाता के आसपास बंगाल में खूब होती थी। उस अफीम की खेती को और बढ़ावा दिया और बढ़ावा देकर उस अफीम की खेती को उन्होंने भिजवा दिया कि इस अफीम को हम चाइना के लोगों को खिलाएंगे। और उस समय चाइना की जो आबादी होती थी उसके 60% लोगों को उन्होंने अफीम का एडिक्शन बना दिया। चोरी छिपे हांगकांग के रास्ते, मकाऊ के रास्ते, चाइना के उस तट के ऊपर जहां हांगकांग स्थित है, उस तट के ऊपर वो अपने जहाज भेजते थे, तस्करी करते थे। तस्करी करके अफीम को भारत से चाइना के अंदर भेजते थे और चाइना के बाजारों में बेचते थे। चाइना के अंदर 1750 से एक कानून था कि चाइना के अंदर कोई भी व्यक्ति नशे का सेवन, अफीम की बिक्री और अफीम की खरीद के ऊपर रोक थी। साम्राज्यवाद चाइना के अंदर था। चाइना के राजा भी ऐसे ही थे, जैसे विलासी भोगी टाइप के। बहुत दिनों तक तो उनको पता नहीं चला। जब तक उनको पता लगा तब तक चाइना के 60% लोगों को, लगभग करोड़ों युवाओं को, चाइना के लोगों को अफीम का आदी अंग्रेजों ने बना दिया। अफीम का आदी बनाने के बाद वो लोग क्या करते, सुबह अफीम चाटते, पूरा दिन पड़े रहते, फिर शाम को फिर अफीम चाट लेते, पड़े रहते, खेत का काम करना शुरू
बंद कर दिया। सैनिक थे, उस राजा की आर्मी के सैनिक वो अफीमची बन गए, पिनक में पड़े रहते थे, बेहोशी में पड़े रहते थे। उनको एक दिन अफीम नहीं मिले तो उनका शरीर टूटने लगता था, उनको यह लगता था कि दुनिया के अंदर कुछ नहीं। तो ये चीन जो आज वर्ल्ड पावर बन रहा है, अभी से लगभग 150 साल पहले, 180 साल पहले अफीम का बहुत बुरे तरीके से गुलाम था, एक पूरी तरह से बर्बाद देश था। कितना बर्बाद था आप अंदाजा लगाइए। अंग्रेजों ने अपने 4000 सैनिक भेजे और पूरे चीन के ऊपर कब्जा कर लिया। अपने कुछ जहाज भेजे, 10 से 12 जहाज भेजे, उन जहाजों से अंग्रेजों के सैनिक मरे केवल 20 से 25, और चाइना के 4000 से 5000 सैनिक मारे गए। और 4000 से 5000 सैनिक मरते ही केवल अंग्रेजों के जहाजों को देखकर चाइना ने सरेंडर कर दिया। हांगकांग को 150 साल के लिए लीज पर अंग्रेजों को दे दिया, और हांगकांग के साथ साथ बीजिंग के अंदर, शंघाई के अंदर अंग्रेजों की छावनी के अड्डे बन गए थे। मंगल पांडे मूवी आपने देखी होगी। मंगल पांडे जो आमिर खान बना हुआ है, उस मूवी में मंगल पांडे पहले अफीम युद्ध में भाग लेता है। यह अफीम युद्ध 2 बार हुए, एक 1840 से लेकर 1843-44 तक, दूसरा अफीम का युद्ध हुआ 1856 से लेकर 1858 तक। तो मंगल पांडे ने भी अफीम के युद्ध में भाग लिया था। तो इस अफीम के युद्ध के बाद चाइना के ऊपर एक तरीके से ब्रिटेन ने कहा, दादागिरी करते हुए, कि हम तो तुम्हें अफीम खिलाएंगे, और चाइना को अफीम खिलानी शुरू की। पूरे चाइना को अफीमची बना दिया। चाइना के लोग काम करना भूल गए। चाइना के लोगों के अंदर कोई स्वाभिमान नहीं रहा। चाइना के लोगों के अंदर कोई पुरुषार्थ की भावना नहीं रही। और आप देखिए, हमें किसी सभ्यता को, संस्कृति को नष्ट करना है तो 2 काम कर दें हम। या तो उनके पूर्वजों के, उनके स्वाभिमान को, उनके गौरव को नष्ट कर दें, उनके पुरुषार्थ करने की, उनके काम करने की भावना को खत्म कर दें, उनके मस्तिष्क की सृजनात्मक शक्ति को, उनकी क्रिएटिविटी को किल कर दें, और इसके साथ साथ उसको काम करने की बजाय उसको बैठकर खाना खाने की आदत डाल दें, तो वो सभ्यता, वो संस्कृति नष्ट हो जाती है। ये पूरी दुनिया के सैकड़ों उदाहरण इसके भरे पड़े हैं। किसी दिन आप कहेंगे तो मैं सारे उदाहरण आपके सामने रख दूंगा। तो अंग्रेजों ने चाइना को बर्बाद करने के लिए यही किया। और वो चाइना जो अंग्रेजों ने 1856 से बर्बाद करना शुरू किया, आप याद रखिए 1978 तक चाइना लगभग बर्बादी की स्टेज में रहा है। इतना बर्बाद रहा है कि अकाल पड़ते रहे, कुछ भी सामने मिलता रहा वो खाते रहे। उनके पास कोई गौरव की भावना, कोई स्वाभिमान की भावना, कोई आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। अंग्रेजों ने खूब पिटाई की, अफीम खिलाई, उनके एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया, उनके घर के अंदर जाकर, बीजिंग के अंदर, शंघाई के अंदर जाकर अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर लिए। सम्राट उनके अफीम खाकर पड़े रहते थे, सैनिक उनके अफीम खाकर पड़े रहते थे। उसके बाद जापान ने 18वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी शुरू होने से जस्ट पहले 1892 या 94 की बात है, चाइना के ऊपर फिर आक्रमण किया, फिर वर्ल्ड वार के अंदर फिर आक्रमण किया। तो ये चाइना जिसकी प्रति व्यक्ति आय 1978 से पहले, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, केवल 30 साल पहले की बात कर रहा हूं। 30 साल पहले भारत में एक व्यक्ति $225 कमाता था, तो चाइना का एक व्यक्ति $150-160 कमाता था। इसको मोटे मोटे शब्दों में आप समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए, भारत में यदि उस समय एक व्यक्ति, एक आम मजदूर ₹100 कमाता था, तो चाइना के मजदूर की मजदूरी, उसकी कमाई, उसकी कीमत, उसके किसान की आय केवल ₹60 थी। अफ्रीका के कंट्रीज से भी कम थी। तो वो देश जो नशे के अंदर कारण बर्बाद हुआ, वो 150 सालों तक बर्बाद रहा। अब भारत के अंदर क्या हो रहा है? चाइना के साथ ब्रिटेन का अफीम युद्ध हुआ, और अफीम युद्ध होने के बाद चाइना के सैनिकों ने सरेंडर कर दिया थोड़े से सैनिकों के सामने। क्यों? क्योंकि अफीम की पिनक में पड़े रहते थे। 8 घंटे बाद, 12 घंटे बाद अफीम नहीं मिले तो उनकी शरीर के अंदर मांसपेशियां ऐंठने लगती थी, उनका मुंह सूखने लगता था, उनके हाथ निढाल हो जाते थे, उनके सिर के अंदर दर्द होने लगता था, उनको चक्कर आने लगता था। तो वो कोई काम करने की स्थिति में नहीं रहे। ऐसी स्थिति हो गई कि माताएं बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को, कि वो उनको परेशान ना करें, उनको अफीम चटा देती थी। और अफीम चाटने के बाद चाइना के छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी आंखों को बंद करके अपने नशे की पिनक में, अफीम की पिनक में पड़े रहते थे। तो चाइना को जो अंग्रेजों ने, देखिए चाइना का अतीत भी भारत की तरह बहुत बहुत गौरवशाली रहा है। चाइना के अंदर, चाइना की दीवार बनाने से लेकर, चाइना के अंदर चाइना के साम्राज्यों ने, चाइना के वंशों ने, क्योंकि इन चाइना की संस्कृति भी अगर हम बात करें तो बहुत पुराने समय की, वो हिमालय की, भारत की निकली हुई संस्कृति, भारत से ही ज्ञान विज्ञान वहां पर गया था। तो वो अपने आप को बहुत महान मानते हैं, बहुत गौरवशाली मानते हैं। उस महान सभ्यता को किल करने के लिए अंग्रेजों ने उनको अफीमची बना दिया। और अफीमची बनने के बाद वो सभ्यता 150 सालों तक अफीम की पिनक में सोई रही। ये तो 1978 के बाद उन्होंने अपने आप के अंदर सुधार करना, बहुत
पुरुषार्थ करना शुरू किया, अपनी नीतियों को बदला, कुटिलता के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया, तो आज पूरी दुनिया में चाइना कहीं खड़े होने के लायक है। अब भारत के अंदर क्या हो रहा है, मैं आपके सामने कुछ बहुत गंभीर विषय आज रखने वाला हूं। बहुत गंभीर विषय है, इतना गंभीर है कि मैंने धातु विज्ञान भारत के गौरव की श्रृंखला को छोड़कर यह विषय आज लिया है। मेरे फेसबुक के ऊपर बार बार ये बात आ रही थी कि आप इस विषय को जरूर लीजिए, टिकटॉक के विषय को और पबजी के विषय को। चाइना किस प्रकार से भारत के 60 करोड़ लोगों को अफीमची बना रहा है, गुलाम बना रहा है, नशे का आदी बना रहा है, वो विषय की बात मैं आज आपके सामने करने वाला हूं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूं। फुरकान नाम का एक व्यक्ति, एक बच्चा जो 16 साल का था, 12वीं क्लास में पढ़ता था, घंटों मोबाइल की स्क्रीन देखता रहता था, सुबह शाम दिन रात बस मोबाइल की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन। एक दिन ऐसा हुआ, दोपहर को 2 बजे जब वो मोबाइल की स्क्रीन देख रहा था तो एकदम खड़ा हुआ और चीखा कि मैं मर गया हूं, ब्लास्ट हो गया, मैं मर गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा और मोबाइल उसके हाथ से छूट जाता है और वो वहीं पर हार्ट अटैक होकर वो मर जाता है। अब उसके माता पिता डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि इसको तो हार्ट अटैक आया है। तो मोबाइल को चेक किया गया तो ये पाया गया कि ये पबजी नाम का गेम खेलता था। उस पबजी के गेम में होता क्या है, इस पबजी के गेम में देखिए विचारों का कितना प्रभाव पड़ता है, विचारों से एक व्यक्ति को कैसे मारा जा सकता है, कैसे किल किया जा सकता है, और विचारों के आधार पर एक व्यक्ति को कैसे महाराणा प्रताप बनाया जा सकता है, छत्रपति शिवाजी बनाया जा सकता है, राम बनाया जा सकता है, कृष्ण बनाया जा सकता है। विचारों का और शब्दों का क्या प्रभाव पड़ सकता है, आप अंदाजा लगाइए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है। श्री कृष्ण उनको गीता के कुछ श्लोक बताते हैं, पुरुषार्थ का महत्व बताते हैं। वो अर्जुन गांडीव उठा लेता है और अपने सगे संबंधियों का धर्म के आधार पर अधर्म का नाश करने के लिए तैयार हो जाता है। ये शब्दों का प्रभाव है, ये विचारों का प्रभाव है। विचारों का प्रभाव कितना पड़ता है आप अंदाजा लगा लीजिए। महात्मा गांधी जो मोहनदास के नाम से बचपन में थे, बचपन में वो एक नाटक देखते हैं हरिश्चंद्र का, राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखकर 1 घंटे के नाटक से उनके मन में एक संकल्प आता है कि मुझे जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना। उन्होंने सारे गलत काम किए, वो वैश्यालयों में गए, उन्होंने शराब पी, उन्होंने सब गलत काम किए, लेकिन उनका एक व्रत था कि मुझे कभी झूठ नहीं बोलना। जो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी उसमें अपने सारी गलतियों को स्वीकार करते हुए सच लिखा और केवल सच के आधार पर उनको आज बहुत सारी कमियां होते हुए भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो विचारों का कैसा इफेक्ट पड़ता है ये देखिए कि एक बच्चा मर गया। एक बच्चे ने क्योंकि मोबाइल खरीदना था, मोबाइल खरीदने के लिए घर से 50,000 रुपए चुरा लिए। एक बच्चा 45 दिन तक लगातार मोबाइल देखता रहा। मोबाइल देखते देखते उनके 20 बच्चों का एक ग्रुप था, 45 दिन तक पबजी खेलते रहे, खाना पीना भूल गए, नींद पूरी ठीक से नहीं ले पाए, तो उन 20 लड़कों की मौत हो गई। 19 साल के एक बच्चे को जब उनके घर वालों ने देखा कि ये मोबाइल बहुत खेलता है, पबजी बहुत खेलता है, तो उसको पबजी जब खेलने से रोका, जबरदस्ती जब रोका, तो पहले तो चिड़चिड़ापन दिखाया, गुस्सा दिखाया, उसके बाद उसने चाकू उठाया और अपने परिवार के व्यक्ति के ऊपर ही हमला कर दिया। 2 युवा रेल की पटरी के ऊपर बैठकर पबजी खेल रहे थे। ट्रेन आई, वो पबजी के अंदर इतने व्यस्त थे, इतने मायाजाल में उलझे हुए थे कि ट्रेन ने उनको कट कर दिया, उनको मार दिया। पानी की जगह एक बच्चा पबजी खेलते खेलते एसिड की बोतल पी गया। एक बच्चे को पबजी खेलते खेलते इतना गुस्सा आया कि उसने अपने भाई के पेट में चाकू मार दिया। एक युवा पबजी खेलते खेलते इतना गुस्से में आ गया, इतना हिंसक हो गया कि उसने अपने छोटे भाई का सिर दीवार से टकरा दिया। एक ने पबजी खेलते खेलते सुसाइड कर लिया। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताया है। अभी जबलपुर के अंदर एक घटना हुई। जबलपुर के अंदर क्या घटना हुई कि जबलपुर के अंदर एक बच्चे को लेकर उसके माता पिता एसपी ऑफिस में पहुंचे। अब एसपी ऑफिस में पहुंचे तो वो माता पिता उस बच्चे को पकड़े हुए हैं, युवा को पकड़े हुए हैं, जो 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में पढ़ने वाला है, युवा है। तो वो बार बार भाग रहा है। उसका मोबाइल, वो कहता कि मुझे एक बार आप अपना मेरा मोबाइल दे दो, मेरे पास 4 करोड़ रुपए हैं, मैं इसके बाद ये कर दूंगा, मैं इसके बाद ये कर दूंगा, मुझे केवल अपना एक मोबाइल दे दो। और उस मोबाइल की मांगने के लिए उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोकीन, अफीम, हेरोइन के नशे के व्यक्ति को जैसे नशा नहीं मिलता, वैसी हालत उसकी थी। जब पता किया तो यह पता लगा एसपी साहब ने कि यह बच्चा 6 दिन से लगातार पबजी खेल रहा है। पबजी खेलते खेलते इसने 1 घंटे की भी नींद नहीं ली है। जब उसको जबलपुर के सरकारी हॉस्पिटल में भेजा गया,
डॉक्टर ने जब उसकी जांच की कि ये 6 दिन से सोया नहीं है और इसका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया है, इसका ठीक होना मुश्किल है। ये जीवित बच जाए बहुत बड़ी बात है, जीवित बच गया तो भी इसका मानसिक संतुलन कई साल तक खराब रहने वाला है, हो सकता है आजीवन खराब रहे। ये पबजी करता है। पबजी 2017 में लॉन्च किया गया। 2017 में पहले कंप्यूटर के लिए, विंडोज के लिए लॉन्च किया गया था। और एक गेम का कैसा इफेक्ट होता है, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। 2 साल पहले एक गेम आया था ब्लू व्हेल, आपने उसका नाम जरूर सुना होगा। विचारों का कैसे प्रभाव पड़ता है, ब्रेन की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, कैसे दूर बैठकर रिमोट कंट्रोल की तरह दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है, यह एग्जाम्पल आपको इस ब्लू व्हेल नाम के गेम से पता लगेगा। तो 3-4 साल पहले ब्लू व्हेल नाम का एक गेम आया था। आपने खबरें सुनी होंगी, अखबार में, टीवी के ऊपर खूब आई कि ये गेम ऐसा है जो इसको खेलता है वो कहीं ऊपरी मंजिल से जाकर सुसाइड कर लेता है, ट्रेन के आगे कट जाता है, कुछ और करता है। तो ये गेम करते क्या है? एक अच्छा भला बच्चा जो कभी उसका पिताजी कभी कभी जब आता है तो वो गेम को ऐसे ही मोबाइल को ले लेता है और मोबाइल में जो प्री इंस्टॉल गेम है उसको कुछ खेलने के लिए शुरू कर देता है, कैमरा इंस्टॉल करना शुरू कर देता है, इंटरनेट के ऊपर कुछ खोलना शुरू कर देता है। तो उसको एक लिंक मिलता है, वो लिंक के ऊपर क्लिक करता है, वो लिंक उससे उसकी जानकारी मांगता है, उसका नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके माता पिता क्या है, वो क्या करते हैं, वो अपनी जानकारी फिलअप करता है। और फिलअप करने के बाद उसको एक अनजान व्यक्ति के, जो उस गेम का मॉडरेटर है, उस गेम का मैनेजर है, वो उसको कुछ टास्क भेजना शुरू करता है, कुछ मैसेजेस भेजना शुरू करता है। ये ब्लू व्हेल नाम का गेम इस दुनिया में यूरोपियन देशों के एक सिर फिरे डिप्रेशन के व्यक्ति ने बनाया कि मैं तो डिप्रेशन में हूं। और डिप्रेशन उसका किस कदर था, उसकी इस कदर डिप्रेशन था कि उसको यह लगता कि इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है और मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ तो बुरा ही बुरा हुआ है। सुबह वो उठता तो डिप्रेशन में उठता, रात को वो सोता तो डिप्रेशन में उठता, उसको निराशा ही निराशा दिखाई देती, उसको ये लगता कि जीवन में तो कोई खुशी नहीं है, दुनिया के अंदर तो कोई खुशी नहीं है। तो उसने अपने विचारों को बस मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कैसे किया कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने उसका एक सॉफ्टवेयर बनाया कि स्टेप बाय स्टेप यदि किसी व्यक्ति को सुसाइड करवानी हो तो कैसे करवाएं। तो जीव जंतुओं में एक जीव जंतु है ब्लू व्हेल। उस ब्लू व्हेल की क्या खास बात है? उस ब्लू व्हेल की एक खास बात है कि वो ब्लू व्हेल ऐसी मछली है, व्हेल मछली है, जो जब अपनी आयु पूरी कर लेती है तो उस आयु पूरी करने के बाद अपनी एज के लास्ट स्टेज में वो समुद्र से किनारे पर आती है और किनारे पर आकर वो किनारे के रेत पर अपने आप को पानी से बाहर ले आती है और वहीं पर रेत के ऊपर सिर पटक पटक कर वो अपनी जान दे देती है। तो उस व्हेल मछली को ब्लू व्हेल की एक विशेष प्रजाति कहा जाता है। उस ब्लू व्हेल के नाम पर उसने गेम का नाम रखा, वो मॉडरेटर बन गया, कुछ लोगों को वो उसने गेम खिलवाना शुरू किया। और गेम क्या, एक तरीके से विचारों का रूपांतरण, दूर बैठकर केवल मोबाइल के माध्यम से, केवल कुछ शब्दों के माध्यम से विचारों का रूपांतरण, कुछ लिंक के माध्यम से एक वीडियो, एक विचार, एक महापुरुष का सत्संग, एक अच्छा विचार कैसे परिवर्तन करता है, उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और आप अपने बच्चों को यह वीडियो जरूर दिखाइएगा, अपने बच्चों से शेयर कीजिएगा, अपनी भाषा में उनको बताइएगा। आप में से कोई व्यक्ति अगर टीचर है, किसी सरकारी स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में कोई प्रोफेसर है, तो वो इन फैक्ट्स को जरूर से लिख लीजिएगा और वो जरूर शेयर कीजिएगा। और आप भी चलते चलते इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक बार सुबह शेयर कर दीजिएगा। हमें इस वीडियो को कम से कम 10 बार शेयर करना है, हर व्यक्ति को इसके ऊपर कमेंट करना है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक इसलिए पहुंचना चाहिए कि हमें भारत के 60 करोड़ युवाओं को अफीमची होने से, निकम्मा होने से, अपने देश के ऊपर भार होने से बचाना है, उनको प्रोडक्टिव रखना है, उनको हमें शकुनी या दुर्योधन नहीं बनाना, उनको कृष्ण बनाना है, उनको अर्जुन बनाना है। इसके लिए हमें यह काम करना है। तो ब्लू व्हेल गेम में उसने क्या किया, उस लड़के के पास जैसे उसने लॉग ऑन किया तो अगले दिन उसके पास मैसेज आता है। मैसेज आते ही उसका कैमरा अपने आप परमिशन मिल जाती है, कैमरा ऑन हो जाता है, उसका वॉइस रिकॉर्डर ऑन हो जाता है, वो उसके कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद वो उनको एक टास्क देते हैं कि कहते हैं कि आपको ये करना है, अभी ये गेम खेलना है। और गेम खेलने के बाद जब वो गेम का लेवल पार कर लेता है तो उसको कहा जाता है कि आप कागज के ऊपर, उसको ब्लू व्हेल की पिक भेजी जाती है कि इस ब्लू व्हेल मछली की पिक, मछली को ऐसे ही कागज के ऊपर ड्रॉ करो। फिर अगले दिन फिर वो गेम खेलता है, फिर उसको भेजा जाता है टास्क कि आप इस ब्लू व्हेल मछली को ड्रॉ करके इसके अंदर कलर भरो। उसके बाद फिर उसको कहा जाता है कि आप अपने बॉडी के ऊपर एक कट लगाओ।
फिर इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप अपनी बॉडी के ऊपर एक कट लगाने के बाद दूसरा कट लगाओ, तीसरा कट लगाओ, चौथा कट लगाओ। जैसे बचपन के अंदर आप पढ़ते थे ना कि कुछ डॉट डॉट बने होते थे, उसके बाद लाइन खींचते थे। फिर उसको कहा गया 8वें 10वें दिन कि आप अब इन लाइनों को मिला दो, ब्लेड से कट लगाओ। तो उसकी बॉडी के ऊपर जैसे पैर का वो हिस्सा या हाथ का वो हिस्सा जो माता पिता को दिखाई ना दे, उसके ऊपर कट लगाना शुरू किया। और जब कट लगाने के बाद कहा कि आप इसकी पिक्चर भेजो। 50 लोग जो गेम भेज रहे हैं सब इसकी पिक्चर भेजते हैं। जो उस कट को ठीक से नहीं लगा पाया, जो उसकी पिक्चर नहीं भेज पाया, उसके मन में डिप्रेशन आ गया। जिसने अच्छे से कट लगाया, जिसने अच्छे से पिक्चर भेजी, जल्दी करके दिखाया, उसके मस्तिष्क से, उसके ब्रेन से डोपामिन का रिलीज होना शुरू हो गया। उसने अपने आप को फील किया कि मैंने तो इस गेम को जीत लिया है, मैं इसके इस लेवल को पार कर रहा हूं। अब ये होने के बाद ब्लू व्हेल गेम के डेवलपर ने कैसे विचारों का इफेक्ट होता है आप जानिए, और आप जानेंगे तो आप मान जाएंगे कि भारतीय संस्कृति कितनी महान है। क्योंकि भारतीय संस्कृति ने यह कहा है कि सबसे पहले अपने विचारों के ऊपर ध्यान केंद्रित करो, विचारों को देखो, दृष्टा भाव से देखो, फिर विचारों को नियंत्रण करो। क्योंकि हमारे विचार हमारे शब्द बनते हैं, हमारे शब्द हमारे मन में एक्शन बनते हैं, कर्म बनते हैं। और हम विचार रखते हैं, जैसे शब्द करते हैं, जैसे शब्द बोलते हैं, वैसे ही हमारा जीवन बनता है, हमारा चरित्र बनता है, हमारे संस्कार बनते हैं। और भारत की संस्कृति तो ये मानती है कि ये जो संस्कार हैं ये जन्म जन्मों तक ट्रेवल करते हैं। शरीर खत्म होता है, ब्रेन खत्म होता है, दिल खत्म होता है, बॉडी खत्म होती है, लेकिन ये चित्त के संस्कार आत्मा के साथ जाते हैं और ट्रेवल करके नेक्स्ट जन्म में हमारी आदतों के रूप में, हमारी वाणी व्यवहार के रूप में, हमारे विचारों के रूप में उसके जीवन से परिलक्षित होते हैं, जीवन में दिखते हैं। अब ब्लू व्हेल में क्या होता है, ब्लू व्हेल में अगले दिन फिर अगले लेवल में उनको कहा जाता है कि अब आपको आपका घर में आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उससे बातचीत नहीं करनी। अब जैसे ही ये टास्क दिया जाएगा, अब जो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, इसका मतलब सबसे ज्यादा खुशी उससे बात होने से मिलती है, अब वो उससे बात करना बंद कर देगा तो उसके मन में डिप्रेशन, निराशा के, अकेलेपन के, एकांतवास के विचार आने शुरू हो गए। फिर उसको टास्क दी जाएगी कि अब आपको अगले लेवल में आपको अपने आप को एक कमरे में बंद करना है और आपको किसी से कुछ भी बात नहीं करनी। यह करने के बाद फिर उसको अगले लेवल में टास्क दी जाएगी, उसके विचारों को और खराब करना है, डिप्रेशन में जाना है, उसको उसकी खुशी खत्म करनी है, उसकी खुशी को निराशा में, हताशा में बदलना है, उसको यह दिखाना है कि पूरी दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है। फिर उसको कुछ लिंक भेजे जाएंगे कि ये हॉरर वीडियो के लिंक हैं, आप इन वीडियो को देखो। जब वो उन वीडियो को देख लेता है, फिर उनको टास्क दी जाएगी कि आपके घर के आसपास यदि कोई अंधेरे का स्थान है तो आप लाइट को ऑफ करके उस अंधेरे स्थान में आप रहकर दिखाओ। जब वो उस टास्क को पूरा कर लेता है तो टास्क का वो वीडियो बनाकर देता है। टास्क को फिल करने के लिए जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसका आंसर करता है। और ये करने के बाद फिर अगले बार उसको टास्क दी जाती है कि अब आप अपने घर की सबसे ऊपरी मंजिल के ऊपर जाओ। ऊपरी मंजिल के ऊपर जाकर फिर उसको टास्क दी जाती है कि ऊपरी मंजिल की दीवार के ऊपर चढ़ जाओ और 3 मिनट तक बैलेंस बनाओ। फिर उसको टास्क दी जाती है कि दीवार की मुंडेर के ऊपर बैठ जाओ और पैर बाहर की ओर लटका लो। और इसके बीच में उनको ऐसे वीडियो दिखाए जाते हैं नकारात्मक मानसिकता के कि दुनिया तो सारी खराब है, दुनिया के अंदर केवल खराब व्यक्ति हैं, दुनिया के अंदर तो कुछ भी अच्छा नहीं है। और उसकी मानसिकता ऐसी बना दी जाती है कि घर में माता पिता, भाई बहन, मित्र, दोस्त, घर के अंदर जितने भी सुख सुविधाएं हैं वो सब उसको पूरी दुनिया बुरी लगने लगती है और वो अपने आप से, अपनी पूरी दुनिया के साथ नफरत करने लगता है। और उसके बाद फिर एक दिन उसके अंदर इतने निराशा के विचार डाल दिए जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेता है। तो दूर बैठकर एक गेम के माध्यम से कैसे व्यक्ति को मारा जा सकता है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब मैं ब्लू व्हेल की बात नहीं करता, मारा भी जा सकता है गेम का इस्तेमाल करके। चाइना भारत के अंदर क्या कर रहा है, भारत के अंदर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर 2016-17 में जितनी 100 एप्लीकेशन थी जिसमें मोस्ट डाउनलोड हुई थी वो केवल 10 एप्लीकेशन चाइना की थी। चाइना ने 2013-14 में भारत में वीचैट लॉन्च की। वो वीचैट भारत के अंदर पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। और ये वीचैट वो कंपनी है जो चाइना के अंदर फेसबुक, पेटीएम और व्हाट्सएप तीनों को मिला जुलाकर वीचैट बनती है। चाइना के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका काम वीचैट के बिना चल सके, लेकिन भारत में फ्लॉप हो गई। तो 2017 में 10 ऐसी एप्लीकेशन थी 100 में से जो चाइना की एप्लीकेशन थी, जो भारत के लोगों के मोबाइल में थी, जो टॉप 100 में थी। 2018 में ये एप्लीकेशन बढ़कर 20 हो गई।
और 2019 में इन एप्लीकेशन की संख्या बढ़कर 50 हो गई। लगभग 50% एप्लीकेशन वो हैं जो चाइना ने बनाई हैं, चाइना ने डेवलप की हैं और चाइना ने भारत के लोगों को टारगेट करके बनाई हैं। अब इस एप्लीकेशन के अंदर आप कहेंगे कि टिकटॉक के अंदर, पबजी के अंदर, शेयर इट के अंदर, लाइकी के अंदर, इनके अंदर तो कोई ऐड भी नहीं आती सबके अंदर, तो इनको पैसा कहां से मिलता है? तो पहली बात, ये सारी एप्लीकेशन हमारा डाटा चोरी करती हैं, डाटा एडवर्टाइजमेंट कंपनियों को बेचती हैं, जो सामान बेचने वाली कंपनियां हैं उनको बेचती हैं इन एप्लीकेशन के माध्यम से। जैसे सेना के लोगों के मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दी तो उनकी मूवमेंट जहां होगी, उनके फोन से जो उनकी सीनियर्स से बातचीत हुई, उस बातचीत को रिकॉर्ड करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके वो उस बातचीत से भारत के विरुद्ध प्लानिंग करने की प्रोग्रामिंग करते हैं कि भारत के विरुद्ध कैसे, किस प्रकार से षड्यंत्र किया जा सकता है, भारत की सेना की क्या जानकारियां हैं, ये सारी जानकारियां वो लेते हैं। डीआरडीओ में कोई वैज्ञानिक काम करता है, उसके बच्चे ने उसके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी तो उनको पता लग जाएगा डीआरडीओ के अंदर क्या काम कर चल रहा है। जब वो एप्लीकेशन लेकर अब डीआरडीओ के अंदर जाएगा तो उसका माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा अपने आप, ऑटो बाय डिफॉल्ट। उस फोन से जो सीनियर से बात करेगा वो सारी चीजें उसको पता लग जाएगी। तो पहला काम जासूसी करने का काम, दूसरा काम उसका डाटा एडवर्टाइजमेंट कंपनियों को बेचने का काम, तीसरा काम एडवर्टाइजमेंट दिखाकर, जैसे लाइकी के ऊपर, शेयर इट के ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उससे रिवेन्यू कमाना, और चौथा और बड़ा काम जो वो षड्यंत्र करती है, भारत की युवा लोगों की मानसिकता को गुलाम करना। अब टिकटॉक से होता क्या है? टिकटॉक की पूरी दुनिया में मैं बात करूं तो टिकटॉक के लगभग 100 करोड़ यूजर हैं। इन 100 करोड़ यूजर्स में से भारत के अंदर लगभग 60 करोड़ यूजर हैं जिन्होंने टिकटॉक को डाउनलोड किया हुआ है, टिकटॉक को इंस्टॉल किया हुआ है। आज ये टिकटॉक नाम की कंपनी, इसका टर्नओवर, टिकटॉक नाम की कंपनी 56,000 करोड़ रुपए की बनी हुई है और हर 10 में से इसके 6 यूजर भारत के हैं। मतलब इसके 56,000 करोड़ रुपए में से ये 40,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, 40,000 करोड़ जो इसने कमाए हैं वो भारत के लोगों से कमाते हैं। मद्रास की हाईकोर्ट ने टिकटॉक के ऊपर नवंबर 2019 में एक बार बैन लगा दिया कि ये रेप के लिए उकसाती है, पोर्नोग्राफी फैलाती है, अश्लीलता फैलाती है, ये अपराध करवाती है, ये आत्महत्या के लिए उकसाती है, ये डिप्रेशन पैदा करती है। तो इसके ऊपर रोक लगा दी गई। तो उन्होंने टॉप वकीलों को हायर किया और तब यह पता लगा कि टिकटॉक को भारत में उस समय एक दिन यदि टिकटॉक बंद कर दी जाए तो 33 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 33 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यह टिकटॉक ऐसे डिजाइन की गई है साइकोलॉजिस्ट की मदद लेकर कि टिकटॉक और टिकटॉक पबजी जैसे जितनी भी एप्लीकेशन हैं, जितने भी गेम हैं, उनको एक तरीके से इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि वो एडिक्शन पैदा करते हैं। एडिक्शन किस प्रकार से पैदा करते हैं कि वो व्यक्ति को ऐसा एहसास दिलवाते हैं जैसे ही वो एक लेवल को पार करता है, जैसे उसको कुछ कॉइन मिलते हैं, जैसे उसको कुछ अंक मिलते हैं, जैसे ही वो किसी सामने वाले दुश्मन को मारता है तो उसको ये लगता है कि मैंने विजय प्राप्त कर दी। और ये मानव स्वभाव का के अंदर प्री इंस्टॉल प्रोग्राम है, मानव की ये कमजोरी है, मानव के अंदर जो मूलभूत प्राकृतिक गुण है स्वभाव का, वो जीतना है, वो दूसरे को हराना है, वो अपने आप को खास महसूस करना है, अपने आप को विशेष महसूस करना है। तो भारत के 40-50 करोड़ लोग ऐसे, जो उनमें से कुछ लोग जो गांव में रहते हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हुई, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, जिनसे कोई बात करने वाला नहीं है, जिनकी समाज में कोई बड़ी पहचान नहीं है, तो वो झूठी अपने इस डोपामीन की भूख को शांत करने के लिए, अपने आप को खास महसूस करने के लिए, अपने आप को विशेष महसूस करने के लिए वो इन एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं। टिकटॉक का प्रयोग करते हैं, पबजी का प्रयोग करते हैं, कैंडी क्रश का प्रयोग करते हैं, शेयर इट का प्रयोग करते हैं, वीगो का प्रयोग करते हैं, लाइकी का प्रयोग करते हैं। और इनको प्रयोग करके वो जब उल्टे सीधे वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो बनाकर यदि उसको 100, 200, 500 लोग लाइक कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो उसको ये एहसास होता है कि मैं एक सेलिब्रिटी बन गया हूं, मैं विशेष व्यक्ति हूं, समाज में मेरी कोई जगह है, समाज में मेरा कुछ स्थान है। और उसको ये जो एहसास मिलता है ये बिना कुछ किए मिलता है। अब करना क्या है टिकटॉक में? टिकटॉक में आपको कोई एक धुन सेलेक्ट करनी है, गाना बज जाएगा, आपको केवल होठ हिलाने हैं, वो वीडियो बन जाएगा, अपने आप वो ऑटो पोस्ट हो जाएगा। आपको और सजेशन मिलेगा कि इसने ऐसा वीडियो बनाया तो आप ये वीडियो बना लीजिए। अभी ब्लू व्हेल गेम और पबजी के बाद अभी टिकटॉक के ऊपर एक चैलेंज आया कि एक बच्चे के पीछे चलते चलते 2 बच्चे आएंगे और उसकी टांगों के ऊपर इतनी जोर से मारेंगे कि वो एकदम गिर जाएगा और गिरकर उसकी रीढ़ की हड्डी टूट सकती है, उसके सिर में भयंकर चोट लग सकती है। ऐसा चैलेंज आया। तो इनके अंदर
व्यक्ति को झूठी खुशी का एहसास होता है, झूठी प्रसिद्धि का एहसास होता है, झूठा डोपामिन उससे निकलता है और उसको यह लगता है कि ये सारी दुनिया इतनी ही है, जैसे पबजी खेलते हुए व्यक्तियों को लगती है कि दुनिया या पबजी में क्या होता है। पबजी के अंदर होता यह है कि पबजी को जैसे ही कोई डाउनलोड करता है और उसको खेलना शुरू करता है मोबाइल के ऊपर, ये पबजी गेम मूल रूप से पहले चाइना की कंपनी ने इसका विंडोज वर्जन बनाया और विंडोज वर्जन बनाने के बाद इसका मोबाइल वर्जन बनाने का काम चाइना की कंपनी ने किया। टिकटॉक पूरी तरह से चाइना की कंपनी है, अभी 56,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। पबजी भी ऐसे ही हजारों करोड़ रुपए की कंपनी है। मैं एक एक कंपनी का डाटा आपके सामने रखूंगा। देखिए, चाइना से भारत 5 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है, बदले में चाइना भारत से केवल 1 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है। 4 लाख करोड़ रुपए का सीधा सीधा नुकसान वो है जो चाइना के पास जाता है। चाइना से वो पैसा पाकिस्तान की सरकार को मिलता है, पाकिस्तान की सरकार से वो पैसा पाकिस्तान की मिलिट्री को मिलता है, पाकिस्तान की मिलिट्री से वो पैसा पाकिस्तान की आईएसआई को मिलता है और पाकिस्तान की आईएसआई से वो पैसा हाफिज सईद को, मसूद अजहर को, लखवी को, याकूब मेनन को, अफजल गुरु को, ऐसे आतंकवादियों को मिलता है, दाऊद इब्राहिम को मिलता है। और उनको कहा जाता है कि इस पैसे से आपको गोली खरीदकर, बंदूक खरीदकर, बारूद खरीदकर, बम खरीदकर, रॉकेट लॉन्चर खरीदकर आतंकवादियों को कश्मीर में घुमाना है, मुंबई के ऊपर हमला करना है, मुंबई के अंदर 26/11 करना है। ऐसे आतंकवादी काम करने का काम आपको करना है। भारत के अंदर स्लीपर सेल तैयार करने हैं। भारत के अंदर कोरोना का खतरा हो तो कोरोना फैलाने के लिए जमात जैसे कुछ लोगों को घुसाना है जमात के अंदर, ताकि वो कोरोना फैलाकर भारत को डिस्टर्ब कर सकें। भारत के अंदर दलितों के नाम से विद्वेष फैलाना है। भारत के एनजीओ को पैसा बांटना है ताकि वो अंबेडकर जी के नाम पर, दलितों के नाम पर राजनीति करके भारत के अंदर वर्ग संघर्ष पैदा कर सकें। जेएनयू के अंदर ऐसी फंडिंग करनी है कि जेएनयू के अंदर प्रोफेसर एक सैलरी तो सरकार से लेगा और उस सैलरी से 10 गुना ज्यादा सैलरी उसको चाइना से, आईएसआई से, पाकिस्तान से आएगी, अरब देशों से आएगी। उसका काम क्या होगा, उसके पास जो युवा पढ़ने के लिए आए उनके अंदर इतना जहर भर दो कि वो चीन और पाकिस्तान को तो भगवान माने और भारत से वो गहरी नफरत करने लगे। ये काम ऐसा चाइना से होता है। दूसरा नुकसान क्या होता है, इन एप्लीकेशन के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए कमाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो तीसरा बड़ा नुकसान है, वो बड़ा नुकसान क्या है कि आज भारत के अंदर जो 60 करोड़ टिकटॉक के यूजर हैं, वो ऑन एन एवरेज, कोई व्यक्ति 10 घंटे चलाता है, कोई 8 घंटे चलाता है, कोई 2 घंटे चलाता है, कोई 10 मिनट चलाता है, तो एवरेज एक यूजर 52 मिनट का टाइम टिकटॉक के ऊपर स्पेंड करता है। टिकटॉक इतना खतरनाक है कि आपने टिकटॉक एक बार खोला और ये देखिए गेम और ये एप्लीकेशन जो डिजाइन की जाती हैं, ये एप्लीकेशन, ये गेम जब डिजाइन किए जाते हैं तो इनको कोई वेब डेवलपर डिजाइन नहीं करता, केवल एप्स डेवलपर डिजाइन नहीं करता, इनको डिजाइन करते हुए साइकोलॉजिस्ट को, न्यूरो ब्रेन की प्रोग्रामिंग को जो जानते हैं, न्यूरॉन के फंक्शन को जो जानते हैं, उन लोगों को बिठाया जाता है कि इसकी डिजाइनिंग कैसे की जाए कि व्यक्ति इसका एडिक्ट बनता चला जाए, व्यक्ति इसको छोड़े नहीं। जब हम टिकटॉक, आप देखते हैं टिकटॉक, आपने देखा, आपने एक टाइप का वीडियो पसंद किया, उस वीडियो की अपने आप आपके पास फीड आनी शुरू हो जाती है, अगला वीडियो अपने आप प्ले होना शुरू हो जाता है। टिकटॉक चलाने के लिए दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, टिकटॉक चलाते हुए आपको कोई मेहनत नहीं करनी, कोई सर्च करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपको ऑटो सजेशन आते चले जाएंगे। आपने टिकटॉक डाउनलोड कर ली तो आपको इतने नोटिफिकेशन आएंगे कि आप कुछ और काम कर नहीं पाएंगे। तो एक तरीके से दिमाग के अंदर ये विचारों की अफीम डालने का काम आज चाइना कर रहा है। जो घटनाक्रम उसके साथ 150 साल पहले हुआ, वही घटनाक्रम आज चाइना भारत के 60 करोड़ युवा दिमागों के अंदर डाल रहा है कि इनको हमें निकम्मा बनाना है, इनको लुच्चा बनाना है, इनको लफंगा बनाना है, इनको आवारा बनाना है। और एक युवा केवल एक गेम में, टिकटॉक की बात करता हूं, उस टिकटॉक के कारण 52 मिनट यदि स्पेंड करता है तो एक दिन के अंदर भारत के 50 करोड़ घंटे नष्ट होते हैं। और 1 घंटे की कीमत देखिए, यह कहा गया है शास्त्रों के अंदर भी कि समय को पीछे से नहीं पकड़ा जा सकता, हमेशा आगे की ओर पकड़ा जा सकता है। और पश्चिमी देशों में हार्वर्ड ने, ऑक्सफोर्ड ने यह मान लिया कि आज मनी टाइम के रूप में मनी है, जो टाइम चला गया वो दोबारा नहीं आ सकता। और ये जो युवावस्था का टाइम है, ये तो कभी भी दोबारा नहीं आ सकता। ये युवावस्था का टाइम चला गया तो कोई भी देश खड़ा नहीं हो सकता। उसके युवाओं को यदि पथ भ्रष्ट कर दिया जाए, नशे में डाल दिया जाए, देखिए नशा जरूरी नहीं कि केवल
बीड़ी सिगरेट तंबाकू का, कोकीन का, गांजे का होता है। नशा वासना का भी होता है, नशा एडिक्शन का भी होता है, वो एडिक्शन गेम का भी हो सकता है। ये जो गेम खेला जाता है, इस गेम से साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं, फिजिशियन ये कहते हैं कि अनुभूति ब्रेन के अंदर वही होती है जो कोकीन, गांजे, शराब, कोकीन के पीने से होती है, जो चरस के पीने से होती है। वही केमिकल, वही अनुभूतियां उसके अंदर होती है, बस वो सोर्स अलग है। एक सोर्स तो है, कोकीन लिया आपने, गांजा लिया, चरस लिया, उससे वो दिमाग के अंदर वो उत्तेजना आई, और एक उत्तेजना आपको गेम से दे दी। और तीसरी उत्तेजना हमारे ऋषियों ने क्या कहा कि आपको इस अफीम से, मार्फिन से, एंडोर्फिन से, इन सबसे भी ताकतवर यदि नशा चाहिए तो वो आपको योग से मिलेगा, ध्यान से मिलेगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने मेडिटेशन की बात की। अभी मैं मेडिटेशन की बात नहीं करूंगा, योग की बात नहीं करूंगा, लेकिन हमने नशा किया है। लेकिन वो नशा करने का समय, शक्ति और नशा ऐसा किया है, उस नशे से हमारी ताकत बढ़ती थी, हमारा पुरुषार्थ बढ़ता था, हम ज्यादा काम करते थे। तो 50 करोड़ घंटे भारत के हर रोज केवल टिकटॉक के कारण नष्ट होते हैं। टिकटॉक जो 56,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, टिकटॉक जो 40,000 करोड़ रुपए हर साल कमाती है, उसको छोड़ दीजिए, मैं उसको बाजू में रखता हूं, एक साइड रखता हूं। अब इन 50 करोड़ घंटों में, ये अगर 50 करोड़ घंटे काम किया जाए तो भारत एक महीने में दुनिया का सबसे साफ देश बन सकता है। इन 50 करोड़ घंटों को काम में लाया जा सके तो भारत के जितने अनपढ़ व्यक्ति हैं उनको पढ़ाया लिखाया जा सकता है। इन 50 करोड़ घंटों को यदि प्रोडक्टिव बना दिया जाए, और ये केवल सूत काटने का काम करें, ये केवल कोई घर के अंदर छोटा सा काम करें, घर के अंदर ये बंजर जमीन के ऊपर पेड़ लगाने का संकल्प कर लें, तो इन 50 करोड़ घंटों को प्रयोग किया जाए तो एक साल के अंदर पूरा भारत हरा भरा हो सकता है। इस 50 करोड़ घंटों की जो ऊर्जा है, इसकी कीमत कितनी है? अगर मैं भारत की आज की कीमत के हिसाब से भी बताऊं, एक घंटे की कीमत आप यदि 200 रुपए भी माने तो ये 10,000 करोड़ रुपए रोज के होते हैं। अगर हम इसको 100 मानते हैं तो भी ये 5,000 करोड़ रुपए रोज का नुकसान है जो टिकटॉक के कारण हो रहा है। केवल टिकटॉक की बात कर रहा हूं, मैंने पबजी की बात नहीं की। और ऐसी एप्लीकेशन चाइना की गेम की एप्लीकेशन, कैसल ऑफ एम्पायर, पबजी से पहले, ये मुझे तो नाम भी नहीं पता क्योंकि मैंने कभी पबजी का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कभी टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं किया। तो इन सब की माने 100 रुपए भी हम एक घंटे की कीमत माने तो रोज का 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। और एक साल की हम बात करें तो 20 लाख करोड़ रुपए का, यदि एक मजदूर जो 400 रुपए की दिहाड़ी करता है, अगर सारे 50 करोड़ लोगों को जो यूज करते हैं उनको अगर मजदूर के लायक मजदूरी दी जाए और जितने घंटे वो उसके अंदर नष्ट करते हैं तो उसकी कीमत पूरे साल में 20 लाख करोड़ रुपए बैठती है। इस 20 लाख करोड़ रुपए की कीमत आप इतनी समझ लीजिए कि भारत का सरकार का बजट पूरे साल का अभी 22-23 लाख करोड़ रुपए है। तो पूरे भारत के बजट को यदि डबल कर दिया जाए तो आप देखिए भारत के अंदर कितनी आईआईटी, कितने हॉस्पिटल, कितनी बुलेट ट्रेन, कितने दवाइयां मिल सकती हैं, कितने विद्यालय मिल सकते हैं, कितने नए टीचर लग सकते हैं, कितने गरीबों को मकान बन सकते हैं, कितनी नई फैक्ट्रियां बन सकती हैं, क्या क्या हो सकते हैं। इसको दूसरे शब्दों में आप समझें, यदि मजदूरी लगाई जाए, एक अनपढ़ मजदूर के लायक मजदूरी लगाई जाए जो केवल कस्सी खोदने का काम, सामान उठाने का काम करता है, तो भी इसकी कीमत बनती है एक साल में 20 लाख करोड़ रुपए। और इस कीमत को आप सीधे सीधे समझें तो देश के अंदर 6,38,365 गांव हैं, हर गांव को एक साल के अंदर 3 करोड़ रुपए लग जाएं। तो ये टिकटॉक के कारण हर गांव को, अगर मैं इसको गांव की भाषा में आपको समझाऊं तो 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, सीधा सीधा मजदूरी की दशा में। और इनमें से कोई एक युवा भी यदि एपीजे अब्दुल कलाम बन जाए, अगर नरेंद्र मोदी बन जाए, एक भी युवा यदि पूज्य स्वामी बाबा रामदेव बन जाएं, आचार्य बालकृष्ण बन जाएं, एक भी युवा यदि ये पबजी ना खेलकर, टिकटॉक ना खेलकर कोई और महान काम करें, कोई इंडस्ट्री लगाएं, कुछ ऐप डेवलप करें, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करें, कुछ और काम करें, तो एक एक व्यक्ति बहुत महान काम कर सकता है। तो आप इस नुकसान को केवल ये ना देखिए कि चीन के कारण केवल इतना नुकसान हो रहा है, ये नुकसान कई गुना ज्यादा है। और इससे भी बड़ा नुकसान, ये मजदूरी की बात छोड़ दीजिए, ये कैलकुलेशन, ये तो नुकसान है ही, सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि उस व्यक्ति को वो निकम्मा बना रहा है। आज वो 52 मिनट खर्च कर रहा है तो अगले आने वाले समय में वो 52 मिनट से 5 घंटे खर्च करने वाला है। और अगर उसने 6 महीने 1 साल तक पबजी चला लिया, टिकटॉक चला लिया, तो उसके मन में पुरुषार्थ करने की इच्छा मर जाएगी।
उसके मन में काम करने की इच्छा मर जाएगी, क्योंकि काम करके पुरुषार्थ करके जो खुशी मिलती है, जो मस्तिष्क में डोपामीन रिलीज होता है, वो उसको बिना कुछ किए रिलीज हो रहा है, तो उसको जरूरत नहीं है, वो निकम्मा बन जाएगा। और निकम्मा बनने के बाद पबजी खेलते खेलते, टिकटॉक खेलते खेलते जब वो एक जगह बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं, तो बीमार होते हैं, मोटापा भी आता है, चिड़चिड़ापन भी होता है, हिंसक भी बनते हैं। जैसे अपने भाई को मार देंगे, अपनी बहन को मार देंगे, अपने परिवार वालों को मार देंगे। अपने पिता की हत्या करना कितना बड़ा काम है, अपने भाई को चाकू मारना कितना बड़ा काम है। और एक बच्चे के लिए देखिए, जितनी परिवार में जितनी हत्याएं होती हैं, जितने अपराध होते हैं, अब तक ये पाया गया कि ये सारे अपराध या तो अफीम या गांजे या चरस या शराब के नशे में किए गए। क्योंकि जब व्यक्ति नशे में नहीं होता तो उसका विवेक इतना, उसकी आत्मा की आवाज इतनी बड़ी होती है कि वो चाहकर भी किसी के प्राण नहीं ले सकता। और मैं कम से कहता हूं कि जो भारत में वैदिक संस्कृति को मानने वाला है, जो सनातन संस्कृति को मानने वाला है, वो तो कभी किसी के प्राण ले ही नहीं सकता, क्योंकि उसके डीएनए में ये विचार है, हिंसा नहीं करनी, किसी को दुख नहीं देना, ये डीएनए में है। लेकिन ये आत्मा तब मरती है जब वो नशे में आता है। तो ये टिकटॉक और पबजी और इस जैसी एप्लीकेशन व्यक्ति के विवेक को कितना नष्ट करते हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो अपने परिवार के लोगों की हिंसा करने के लिए, उनको मारने के लिए तैयार हो जाता है। और उनको मारना उसके अधिक मुश्किल है खुद को मारना, वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये एडिक्शन कितना बड़ा है, इसकी भयानकता को आप समझिए। आप बताइए, क्या आज तक कोई पबजी खेलते खेलते, टिकटॉक खेलते खेलते कोई धीरू भाई अंबानी बना है, कोई रतन टाटा बना, कोई बिड़ला बना? कोई पबजी खेलते खेलते, टिकटॉक खेलते खेलते स्वामी रामदेव बना, आचार्य बालकृष्ण बना? कोई पबजी खेलते खेलते क्या कोई नरेंद्र मोदी बना? चाय बेचते बेचते कोई व्यक्ति चाहे तो प्रधानमंत्री बन सकता है। कस्सी चलाते चलाते, अखबार बेचते बेचते यदि एक रामेश्वरम का बच्चा चाहे तो मिसाइल मैन बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन दुनिया का उदाहरण उठा लीजिए, किसी भी व्यक्ति ने पबजी खेलकर या टिकटॉक खेलकर या गेम्स के अंदर समय नष्ट करके कभी भी कोई महान पदवी हासिल नहीं की। सचिन तेंदुलकर पबजी खेलते खेलते सचिन तेंदुलकर नहीं बना। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कोई टिकटॉक पर वीडियो बनाते बनाते नहीं बना। इन सब कामों को करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और चीन का एक षड्यंत्र है, उन्होंने अपनी कंपनियों को लगाया हुआ है कि भारत के युवाओं को निकम्मा रखो, क्योंकि पहले नंबर पर पूरी दुनिया में भारत के पास सबसे अधिक युवा हैं। चीन के अंदर भी युवा ज्यादा नहीं है, क्योंकि चीन ने पिछले 30-40 साल तक वन फैमिली वन चाइल्ड की पॉलिसी रखी, तो अब उनके पास बूढ़े ज्यादा हैं, जवान नहीं है। जापान के पास भी बूढ़े ज्यादा हैं, जवान नहीं है। तो जवान खून, जवान जोश, जवान मस्तिष्क, जवान सृजनात्मक बुद्धि, जवान क्रिएटिविटी केवल भारत के पास है। और केवल भारत ऐसा देश है जो चाइना को टक्कर दे सकता है। तो चीन की योजना चल रही है कि भारत को दोनों हाथों से लूटना है, और जैसे उसको अफीम के युद्ध के रूप में अंग्रेजों ने बर्बाद किया था, वैसे ही भारत को बर्बाद करने के लिए चाइना ये काम कर रही है। 2020 में टिकटॉक के ऊपर यूएसए में बैन लगाया गया, भारत के अंदर मद्रास में बैन लगाया गया। गोवा के मंत्री ने तो यहां तक कहा कि ये पबजी एक राक्षस बन चुका है, इसको रोकने के लिए तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता है। और ये पबजी ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसमें जैसे ही कोई व्यक्ति एंट्री करता है तो उसको एक द्वीप के ऊपर छोड़ दिया जाता है। उसको करना क्या होता है, उस द्वीप में हथियार ढूंढने होते हैं, और वो 100 लोग इस गेम को खेलते हैं। 100 लोग एक दूसरे को ढूंढते हैं, और ढूंढकर, हथियार ढूंढकर वो एक दूसरे को खत्म करते हैं। जो लास्ट में बच जाता है वो उसका विनर कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले हथियार लेकर एक दूसरे को मारना सिखाया जाता है कि कैसे सामने वाले व्यक्ति को मारा जाए। जो खेलने वाले हैं वो कई बार तर्क देते हैं कि जी इससे मनोरंजन होता है, इससे हथियारों की जानकारी मिलती है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि इससे नजर बहुत शार्प रखनी पड़ती है कि कहाँ हथियार है, उसको ढूंढना पड़ता है, खाना ढूंढना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है, कोई हमें देख नहीं ले। तो इस पबजी को खेलते खेलते कोई भी व्यक्ति कोई स्पाइनर नहीं बना, कोई निशानेबाज नहीं बना, कोई गोल्ड मेडल लेकर नहीं आया कि ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेकर आया हो। तो ये तर्क दिए जाते हैं, ये खोखले तर्क हैं। ये पबजी खेलते खेलते व्यक्ति इतना पागल हो जाता है कि उसको पबजी के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता, कुछ और सुनाई नहीं देता। और वो यदि 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने तक पबजी खेल लेता है तो वो मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है। और अभी WHO ने 2 साल पहले एक नई बीमारी को शामिल किया है। वो बीमारी यही है कि यदि कोई व्यक्ति ज्यादा मोबाइल प्रयोग करता है और मोबाइल का प्रयोग ना करने से उसको
एंजाइटी फील होती है, उसको बेचैनी फील होती है, उसको ऐंठन फील होती है, उसका मन नहीं लगता, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आता है, तो ये एक बीमारी के रूप में लिस्टेड की गई है और दुनिया के 178 से अधिक देशों ने इसके ऊपर मोहर लगाई है कि ये पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक समस्या के रूप में हमारे सामने आ रही है। टिकटॉक और हेलो नाम की एक कंपनी है, ये इसका मालिक एक ही है और ये टिकटॉक और पबजी दुनिया की 50 से अधिक भाषाओं में आती हैं। ये टिकटॉक और पबजी ऐसी हैं जिसको हम भारत की बात करें तो टिकटॉक भारत की 14 भाषाओं के अंदर उपलब्ध है। ये टिकटॉक नाम की कंपनी पूरे साल में 56,000 करोड़ रुपए की ये कंपनी बनी हुई है। 40,000 करोड़ केवल भारत से इसकी अर्निंग आती है। लाइकी ऐप है, 8 करोड़ यूजर हैं भारत में। और ये जो टिकटॉक और पबजी का तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। आज गूगल के प्ले स्टोर पर आप कोई 100 एप्लीकेशन सर्च करेंगे, छांटेंगे तो उसमें 50 चाइना की बनाई हुई हैं और ये 50 एप्लीकेशन चाइना की 40 से अधिक एप्लीकेशन को गूगल ने अभी पिछले दिनों डिलीट किया, उसके ऊपर बैन लगाया कि ये एप्लीकेशन हर डाटा को चोरी करने का काम करती हैं। गूगल ने अभी चाइना की बहुत सी एप्लीकेशन को किक आउट किया। भारत सरकार की टेक्निकल इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उसने ये कहा है कि चाइना की 50 एप्लीकेशन की लिस्ट दी है कि ये एप्लीकेशन यदि आपके मोबाइल में है तो तुरंत निकाल दीजिए, ये चाइना की जासूसी करने का काम कर रहे हैं। भारत की सरकार ने अपने बीएसएफ से, अपनी आर्मी से, अपने सीआईएसएफ से, अपने सीआरपीएफ से और अपने डीआरडीओ से, अपने इसरो से यह कहा है कि चाइना की कोई भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में रखनी नहीं है, क्योंकि ये चाइना की एप्लीकेशन जासूसी करने का काम कर रही है। कौन कौन सी एप्लीकेशन है, कुछ नाम मैं आपको बताता हूं, आप नाम सुन लीजिए। तो इनसे समय बर्बाद होता है, आंखें खराब होती हैं, डिप्रेशन होता है, चिड़चिड़ापन आता है, नींद नहीं आती, डिप्रेशन आ जाता है, निराशा आ जाती है, सुसाइड करने का मन करता है, डाइजेशन खराब हो जाता है, मोटापा आता है, हिंसक स्वभाव बन जाता है। ये तो सब सामान्य चीजें हैं। पैसे की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है, इनकी चर्चा तो हमने कर ही ली। ये गेम खेलते खेलते व्यक्ति सोशली डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो आसपास किसी से बात करना पसंद नहीं करता। ये जब गेम करता करता है तो उस गेम के अलावा और कुछ वो सोच ही नहीं पाता। अभी देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको कई बार लगता होगा कि अब व्हाट्सएप आ गया, इंटरनेट आ गया, तो हमारी तो जानकारी बहुत बढ़ गई है। अब पुराने जमाने में आप देखिए, पुराने जमाने में लोग पढ़े लिखे नहीं होते। तो मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उस मेरी दादी का कभी भी ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, मेरी दादी को कभी ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, मेरी दादी को कभी डायबिटीज नहीं हुआ। जब वो 86 साल की उम्र में गई तो अंतिम दिन तक वो खुद अपने पैरों पर खड़े होते होते बाथरूम जाती रही, टॉयलेट जाती रही, अपने कपड़े धोती रही। उनको ज्यादा नहीं पता था, उनको किसी ने बता दिया कि ये ठीक होता है, तो उसी एक बात को वो व्याकरण के चक्कर में नहीं पढ़ते थे, आचरण के चक्कर में पढ़ते थे। उनको ये नहीं कि ज्ञान कितना है, वो ये मानते थे कि हम ज्ञान के ऊपर अप्लाई कितना करते हैं, उसको मानते कितना है, उसके ऊपर यकीन करते थे। तो इस समय गेम खेलने के कारण, और मैं आपसे सवाल करता हूं, आपकी मेमोरी और आपकी जानकारियां इंटरनेट के इस युग में बढ़ी हैं या कम हुई हैं? आपके पास सूचनाएं तो बढ़ी हैं, लेकिन आपके पास ज्ञान कम हुआ है। आप बचपन को याद कीजिए, बचपन में आप किसी एक पुस्तक को पढ़ते थे, कोई एक जानकारी, कोई एक कहानी, कोई एक चुटकुला, आपके घर में कोई बड़ा आपको कोई सुनाता था, तो वो आपको सालों तक याद रहता था। आज आप व्हाट्सएप के ऊपर हजारों चुटकुले पढ़ते हैं, हजारों इंफॉर्मेशन लेते हैं, हजारों चीजें सुनते हैं, लेकिन आपको याद कोई नहीं रहता, क्योंकि आपका मस्तिष्क डंप हो चुका है। पहले हमें मोबाइल नंबर याद रहते थे, अब हमें मोबाइल नंबर भी याद नहीं रहते, क्योंकि इस इंटरनेट ने हमें डिजिटल गुलाम बना लिया है। हम पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं। तो हम गेम खेलते खेलते सोचते हैं कि हम गेम खेलकर अलर्ट हो रहे हैं, हम गेम खेल के मल्टीटास्किंग करते हैं। जैसे गेम खेलते हैं तो गेम खेलते खेलते अगर हम पानी पी लेंगे तो हमें लगेगा कि हमने मल्टीटास्किंग कर ली। गेम खेलते खेलते हमने कोई मैसेज कर दिया, हमने किसी से फोन पर बात कर ली, गेम खेलते खेलते हमने कोई पुस्तक उठा के रख दी, गेम खेलते खेलते हमने मोबाइल को चार्जिंग में लगा दिया, तो हमारे मन में क्या एहसास मिलता है कि हम टास्किंग करते हैं, जबकि ये मल्टीटास्किंग नहीं है। एक तरीके से हमारे दिमाग को निकम्मा और पंगु बनाने का काम ये हो रहा है। आंखें खराब हो रही हैं, समय बर्बाद हो रहा है, सोशली डिस्कनेक्ट होते हैं, हिंसा बढ़ रही है, मार धाड़ आ रही है, नींद नहीं आती। पबजी और टिकटॉक जैसे ये मोबाइल स्क्रीन को यदि रात को एक बार खोल लिया जाए, ब्लू मोबाइल स्क्रीन को यदि आप रात को, जैसे ही आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक में 9 साढ़े 9 बजे सोने का टाइम होता है और आपने उसके बाद स्क्रीन का यूज किया 9:30 10 बजे के बाद,
तो वो स्क्रीन आपके नींद की क्वालिटी को डिस्टर्ब कर देगी। अब आप कहेंगे जी नींद की क्वालिटी का कैसे पता लगेगा? तो आजकल जो हेल्थ वॉच आती है ना, उस हेल्थ वॉच को लगाकर आप सो जाइए। आप रात को उठकर केवल 15 मिनट 20 मिनट केवल ब्लू स्क्रीन को देख लीजिए। आपकी हेल्थ रिस्ट वॉच जो आजकल आती है 1000 1200 1500 रुपए में, वो बता देगी कि आपका बीपी नॉर्मल नहीं रहा, आपको नींद अच्छी नहीं आई, आपको गहरी नींद नहीं आई, आपकी हार्ट बीट डिस्टर्ब रही। ये सारी चीजें वो बता देती है। तो ये चीजें तो आज हमें पता लग रहा है। तो ये स्क्रीन जो नुकसान करती है वो सारे नुकसान तो करती है। इसके साथ साथ जब वो गेम खेलते हैं तो गेम खेलते खेलते लास्ट में आता है कि कौन जीता, तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, विनर विनर चिकन डिनर। ये यूरोप का शब्द है। ये शब्द यूरोप में जब लोग ताश खेलते थे तो ताश खेलने के बाद जो लास्ट में सब व्यक्ति जीतता था, तो उस जीता हुआ व्यक्ति वो खुद अपनी ओर से सबको चिकन की पार्टी देता था। अब अपने भारत के अंदर तो चिकन खाना, चिकन का नाम लेना, किसी को मारना, ये गुनाह है। तो ये विनर विनर चिकन डिनर का जब कोई बच्चा नाम लेगा तो उसको चिकन से नफरत नहीं रहेगी। वो चिकन को ये मानेगा कि ये तो खाने की चीज है, ये तो जब जीतते हैं, जब अच्छा लगता है तो इसकी पार्टी करनी चाहिए। तो उसके मन में उसकी सामाजिक स्वीकार्यता बन जाएगी, उसकी सहज स्वीकार्यता बन जाएगी, और वो बच्चा आगे आने वाले समय में मांसाहारी बनने ही वाला है, शराब का सेवन करने ही वाला है। ये उसके अंदर, ब्रेन के अंदर साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग अपने आप हो जाती है। टिकटॉक के बारे में मैंने आपको बता दी। टिकटॉक कितनी भाषाओं में है? अरबी में है, बंगाली में है, केबुनाओ में है, अंग्रेजी में है, फ्रेंच में है, जर्मनी में है, ग्रीक में है, गुजराती में है, हिंदी में है, इंडोनेशियाई में है, एता में है, जापानी में है, कोरियाई में है, पोलिश में है, पुर्तगाली में है, रूसी में है, चीनी में है, स्पेनिश में है, स्वीडिश में है, तागालोग में है, इन वियतनामी में है, यूक्रेनी में है, तुर्की में है, थाई में है। इन भाषाओं के अंदर ये लैंग्वेज है। लेकिन पूरी दुनिया में 60% यूजर कहां के हैं? केवल भारत के हैं। इतने पागल और निकम्मे हमें बना दिया है कि चाइना चाहता है कि हम केवल पबजी खेलते रहें, टिकटॉक पर वीडियो बनाते रहें। ब्यूटी प्लस का इस्तेमाल करके अपने दाग धब्बे छुपाकर, अपनी फोटो को अच्छा बनाकर, तरह तरह के मुंह बनाकर, होठ बनाकर हम अपनी फोटो खींचते रहें, और चाइना हमें केवल मानसिक रूप से गुलाम बनाकर केवल बाजार बना दे। इंडोनेशिया में टिकटॉक के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। इसकी जो कंपनी है टेंसेंट, इसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। यूएसए में इसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। भारत के अंदर भी कई बार, मद्रास में इसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर बैन लगाया। कई राज्यों के शिक्षा विभाग ने इसके ऊपर बैन लगाया। ये सब काम यहां पर किए गए हैं। कौन कौन सी ऐप है, मैं कुछ के नाम बताता हूं। टिकटॉक के साथ लाइक, हेलो, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, पबजी गेम, टिकटॉक लाइट, कट, एक्सटेंडर, वीमेट, ब्यूटी प्लस, क्लब फैक्ट्री, ऑल वीडियो डाउनलोडर, वीगो वीडियो, ऐप लॉक, यूसी ब्राउजर, वीगो लाइट, वीमेट, यू डिक्शनरी, अंग्रेजी सीखने की बहुत सी ऐप बनाई, लाइव व्यू, टू गेट यू, लाइव चार्ट, बैटल ऑफ एम्पायर, ये भी एक गेम है पबजी की तरह, अप लाइव, लाइव मी, राइज ऑफ सिविलाइजेशन, वीगो लाइव, किंग ऑफ एवलोन, गन्स ऑफ ग्लोरी, जक प्रो, क्लैश ऑफ किम, कैशल, क्लैश, कैम स्कैनर, गेम ऑफ सुल्तान, नैनो लाइव, dating.com, वेब नोवेल, हेलो, लिगेसी ऑफ डिस्कॉर्ड, माफिया सिटी, लास्ट एम्पायर, आर्ट ऑफ फ्लैश कीबोर्ड, टर्बो वीपीएन। ये मैंने कुछ नाम बताए हैं जो 100 एप्लीकेशन में टॉप के एप्लीकेशन है, जिनका काम जासूसी करना भी है। और ये एक एक एप्लीकेशन हजारों करोड़ रुपए हमसे हर साल कमाती हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर जिसका डाटा नहीं आता। क्योंकि आपने कुछ भी एप्लीकेशन डाउनलोड की, आपका डाटा उसने लिया और चाइना से सीधा एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को, कंपनी को बेच दिया, तो वो कहीं भी भारत के रिकॉर्ड में, टैक्सेशन में कहीं दर्ज ही नहीं होता। और ये जो घंटों खराब करती है, एक टिकटॉक के कारण भारत को 20 लाख करोड़ रुपए की, अगर टिकटॉक यूज करने वालों की मिनिमम मजदूरी लगाए तो इतना नुकसान हो रहा है, सीधा सीधा। और यदि ये टिकटॉक का यूज बढ़ता है तो भारत को इससे ज्यादा नुकसान होने वाला है। चाइना को आज 1962 की तरह बॉर्डर के ऊपर आकर गोली चलाने की आवश्यकता नहीं है, मिसाइल छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। चाइना को आज अपना एक सैनिक भेजने की आवश्यकता नहीं है। चाइना ने एक वायरस के कारण पूरी दुनिया का लॉकडाउन कर दिया, हम सब घर के अंदर हैं, और ये लॉकडाउन खुल भी गया तो चाइना की एप्लीकेशन ने हमारे मोबाइल के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे युवाओं के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर गेम्स के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से
पोर्नोग्राफी के माध्यम से। देखिए लाइगो, वीगो, ये डेटिंग की ऐप, ये सब करती क्या है, ये सब आप YouTube का जब कोई ये वीडियो देखते हैं तो कई बार इनकी ऐड आपके सामने जबरदस्ती आ जाती है। तो जब आप ये ऐड देखते हैं तो आपको पता लगता है कि उसमें एक लड़का एक लड़की बात कर रहे होंगे, तो लड़की धीरे धीरे अपने कपड़े हटाती है। तो उसको देखकर भारत के निकम्मे युवाओं को वो ये कहते हैं कि आप भी ये डाउनलोड करो और किसी ना किसी लड़की से बात करने की कोशिश करो। शुरू में वो ऐप दिखाती है कि आपको यहां पर लड़कियां मिलेंगी, आप लड़कियों से बात कर सकते हैं, और उसके लालच में युवाओं को वासना का गुलाम बनाने का काम, नशे का गुलाम, पोर्नोग्राफी का गुलाम बनाने का भी काम करती हैं। और शांति प्रिय मजहब के कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल करके किसी भी अननोन नंबर को वो कॉल लगाते हैं। ऐसी हजारों घटनाएं हो चुकी। उससे कोई भी लड़की जब कोई उठाती है तो लड़की के उठाते ही वो जबरदस्ती बात करना शुरू करते हैं। बेशरम होते हैं, डांट दें तो भी वो करती नहीं। लड़की कई बार घर में बताती नहीं है, मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देते हैं। एक बार उनसे वीडियो कॉल के ऊपर बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल के ऊपर बात करते करते उसके वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल करके उसके नग्न चित्र लेते हैं। नग्न चित्र लेने के बाद फिर कई लोगों के साथ बलात्कार करते हैं, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके शादी करते हैं। पूरे 2019 से लेकर 2020 में ऐसे 500 से ज्यादा मामलों की मोबाइल के अंदर मेरे पास न्यूज स्टोर है। ऐसे मामले तो वो हैं जिनकी न्यूज आई है, जिसमें एक समुदाय विशेष के व्यक्तियों ने टारगेट करके लव जिहाद करते हुए हमारी माताओं बहनों को फोन के माध्यम से, चाइनीज एप्लीकेशन के माध्यम से टारगेट किया, और टारगेट करके उनके जीवन को बर्बाद कर दिया, उनका शील भंग किया, उनको बर्बाद किया, उनका वीडियो बनाकर उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया या उनकी हत्या करके जला दिया। ये काम भी इसके माध्यम से हो रहे हैं। आज अगर हम बात करें तो वीवो, शियोमी, ओप्पो, ये नाम आपने सुने होंगे। ये मोबाइल बेचकर, अगर मैं 2 साल पहले का आपको डाटा बताएं तो 76,000 करोड़ रुपए के केवल मोबाइल बेचती थी। आज भारत में हम लोगों के पास यदि 10 मोबाइल हैं तो 10 में से 7 मोबाइल चाइना के बनाए हुए हैं, चाइना के दिए हुए हैं। और आज हम बात करें तो 1.25 से 1.5 लाख करोड़ रुपए केवल हमारे मोबाइल से चाइना लूट कर ले जाती है, हमारे मोबाइल के माध्यम से चीन लेकर चली जाती है। अब आप कहेंगे जी टिकटॉक के ऊपर बैन नहीं लग सकता क्या? बैन लग सकता है, लेकिन बैन लगाने का काम कौन करेगा? बैन लगाने का काम सबसे पहले हम और आप करेंगे। हम और आप समझेंगे कि इस टिकटॉक के कारण भारत को 25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, कम से कम हर साल नुकसान हो रहा है। हमारे देश की युवा पीढ़ी निकम्मी बन रही है, और ये टिकटॉक ऐसे ही चलती रही तो मैं आपको फिर 1850 में ले जाना चाहता हूं। 1856 में जब अफीम युद्ध हुआ, चाइना के लोग अफीमची हो गए थे, तो 150 साल तक वो सोए रहे थे नशे में। अपने भारत के 60-65 करोड़ युवा, यदि आज हमने ये टिकटॉक और पबजी को नहीं रोका तो ये ऐसे ही अफीम की गिरफ्त में आ जाएंगे, और आने वाले समय में फिर 100-150 साल तक भारत देश का क्या होगा हम समझ नहीं सकते। तो इसके लिए सबसे पहला चरण है कि हम समझें कि इन गेम के पीछे की, इन एप्लीकेशन के पीछे की हकीकत क्या है, और इस हकीकत और इस गेम के बाद हम इस जन जागरूकता को जन जन में फैलाएं, एक एक व्यक्ति को बताएं। आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग कन्नड़ जानते हैं, कुछ बंगला जानते हैं, तो आप अपनी भाषा में बताएं। ये मैंने कुछ थोड़ी सी आज आपको पबजी के बारे में, टिकटॉक के बारे में बातचीत की। चाइना कैसे हमारे 50 करोड़ घंटों को रोज बर्बाद कर रहा है केवल एक टिकटॉक के कारण, एक टिकटॉक के कारण। और टिकटॉक जैसी हजारों एप्लीकेशन भारत के अंदर हैं जो भारत को बर्बाद करने का काम कर रही हैं। पबजी से लेकर जितने ब्लू व्हेल तक के गेम हैं, ये देखिए दुनिया में जितने बड़े काम हुए हैं वो विचारों में जब उत्साह होता है, विचारों में जब उमंग होती है, विचारों में सृजनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है, इनोवेशन होती है, तो पूरी दुनिया में सारे काम होते हैं। आप किसी भी व्यक्ति के पास पूरा स्वस्थ है, उसके विचारों में निराशा डाल दीजिए कि कुछ भी नहीं कर सकते तुम तो निकम्मे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, दुनिया में कुछ अच्छा नहीं है, तो वो कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। महाभारत में क्या हुआ? अर्जुन के विचारों के अंदर निराशा थी, उसका गांडीव वही था, उसके अस्त्र शस्त्र वही थे। आपने कल देखा ना, महाभारत में आया कि कीचक को जब भीम मार देता है, दुर्योधन आक्रमण करने के लिए आता है, दुर्योधन के साथ भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, पूरी हस्तिनापुर की सेना है, और अकेला अर्जुन जब कीचक का, उस राज्य का राजा जो युवराज होता है, वो टक्कर लेने के लिए जाता है, वो कांप कर जब गिर जाता है, तो अर्जुन जो एक व्रहनला के वेश में होता है, वो कहता है कि चल मैं लड़ूंगा।
वो अपने शस्त्र अस्त्र उठाता है और पूरी कौरवों की सेना को अकेला अर्जुन रोक देता है। लेकिन जब महाभारत में कौरव और पांडव का युद्ध होता है तो वही अर्जुन उन कौरवों को देखकर निराश हो जाता है कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कौरव को कोई नई मिसाइल नहीं दी, अर्जुन को कोई मिसाइल नहीं दी थी, कोई ब्रह्मास्त्र नहीं दिया था, अस्त्र तो उसके पास पहले से थे, गांडीव भी था, लेकिन निराशा आ गई थी। तो वही अर्जुन पसीनम पसीना था, सिर दर्द कर रहा था, हाथ कांप रहे थे, हृदय की धड़कन तेज हो गई थी और रथ के अंदर वो घुटनों के बल गिरा हुआ था, निराशा के अंदर, डिप्रेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि उसकी हताशा उसके उत्साह को किल कर दिया था, उसका उत्साह भंग हो गया था। तो ये एप्लीकेशन, ये गेम हमारे भारत के युवाओं के अंदर निराशा ला रही हैं। और जिस देश की युवा पीढ़ी निराश हो जाएगी, हताश हो जाएगी, जिसके अंदर उमंग और उत्साह नहीं होगी, वो युवा देश के अंदर सीमा के ऊपर जाकर लड़ नहीं सकता, कोई इनोवेशन नहीं कर सकता, कोई रिसर्च नहीं कर सकता, कोई खोज नहीं कर सकता। और तो और बातें छोड़ दीजिए, वो खेत के अंदर जाकर उसके अंदर इतना धैर्य नहीं रहता कि वो अनाज बो सके और अनाज बोने के बाद उसका फसल उगने की वेट कर सके, फसल को उगा सके और उसको काट कर, उसको पीस कर, आटा बनाकर रोटी खाने का भी काम कर सके। तो ये हमें पबजी और टिकटॉक जैसी जितनी एप्लीकेशन है, चैटिंग एप्लीकेशन है, उनके बारे में आज बातचीत की। बहुत बड़ा षड्यंत्र चाइना का है, अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र देखिए राज्यों के बीच में चलते रहते हैं। उत्तर हमें देना पड़ेगा, टक्कर हमें लेनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम जागे, हमें पता लगा कि हमारा देश गुलाम देश नहीं रहा है, अनपढ़ देश नहीं रहा है, हमारा देश के अंदर विज्ञान और तकनीकी की कभी कमी नहीं रही है। तो हम जागे हैं हजारों भाई। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमारे अंदर दीपक जलाया है, उस दीपक को हमें देश के 60 करोड़ युवाओं में 135 करोड़ भारतीय वासियों के मन में जगाना है। उनके अंदर एक उत्साह भरना है कि हम कृष्ण तो नहीं हैं, लेकिन हम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के वंशज तो हैं, उनका खून तो हमारी रगों में है, उनकी भागवत गीता तो हमारे भारत की भूमि के ऊपर आई है। तो उस भागवत गीता के अनुसार, उस भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हम केवल इतना तो कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को इतना शक्तिशाली बना दिया था कि कौरवों से उसने टक्कर ली थी। हम अर्जुन नहीं बन सकें तो कम से कम हम अर्जुन बनकर 2-4 लोगों तक अपने शब्द तो पहुंचा सकते हैं। ऐसा काम तो हम कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।